हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कृष्णा स्टोर। तो गाइस, पहले हमने जो चैप्टर्स किए हैं जियोग्राफी में, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। ओके, फर्स्ट हमने किया था इंडिया साइज एंड लोकेशन, देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री चैप्टर 1। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, फ्रांस इज़ अ कंट्री इज़ इन यूरोप में एक कंट्री है फ्रांस। वहाँ जो हिस्ट्री में सर्कमस्टांसेस हुए उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके गाइस, सो ओपन योर बुक्स एंड ओपन द चैप्टर नंबर 1, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, सो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो देता हूँ। देखो, पहली चीज़ तो क्या है कि यूरोपियन सिविलाइजेशंस में जो डेमोक्रेसी लिबर्टी के जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिफोर दैट यूजुअली सम डिस्पोटिक रूलर्स वर रूलिंग द कंट्री, जो तानाशाहियाँ थी वो चलती थी, ठीक है। तो हम यहाँ कहानी स्टार्ट करेंगे 1789 से, क्योंकि 1789 में ही फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो उस टाइम पे बोर्बन किंग Louis XVI was ruling in the country. Okay, so now start the lesson. On the morning of 14th July 1789, this is very important date. 14th July 1789. Okay, this was the date when French Revolution was started. For इसको हम मानते हैं कि इस डेट से स्टार्ट हुआ। So on the morning of 14th July 1989, the city of Paris was in a state of alarm, यानी कि पूरे शहर में एक भय का माहौल था, आतंक का माहौल था, सब डरे हुए थे। बिकॉज द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू एंटर इनटू द सिटी, यानी राजा ने आदेश कर दिया था सेना को शहर में आने के लिए। एंड रूमर्स वर देयर दैट नाउ किंग विल ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन सिटीजन्स, ठीक है। और ये अफवाहें उड़ रही थी कि जो राजा है वो लोगों पे गोलियां चलाने का आदेश दे देगा। ओके, सो अराउंड 7,000 मैन एंड वीमेन वर गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल। लगभग 7,000 मैन एंड वीमेन जो है वो टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो रखे थे। एंड वो हथियारों की खोज में लगे हुए थे, किसको कहाँ से हथियार मिल जाए, ठीक है। बिकॉज उस टाइम पे लोगों ने क्या किया था, फ्रांस में एक आर पार की लड़ाई चल रही थी, यानी कि एंड पीपल फॉर्मुलेटेड अ पीपल मिलिशिया, यानी लोगों ने इकट्ठा होकर एक जन सेना बना ली थी। ओके, एंड दे ब्रेक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स, यानी वो क्या है कि बहुत सारी सरकारी इमारतों में घुस गए, ठीक है, हथियारों को ढूंढने के चक्कर में। सो सेकंड पैरा में आप देखो, फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी। अब हजारों लोगों ने फिर क्या किया कि वो शहर के पूर्वी हिस्से की ओर चल पड़े। ओके, अब ईस्टर्न पार्ट में क्या था, वहाँ थी बास्टाइल जेल, एक किला था बास्टाइल फोर्ट्रेस, और बास्टाइल फोर्ट्रेस के अंदर क्या था कि एक जेल था। ओके, सो एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बास्टाइल वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड अम्यूनिशन। तो उन्होंने उस जेल पे अटैक कर दिया, किस चक्कर में कि वहाँ पे उनको हथियार मिल जाएंगे। सो हेयर इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बास्टाइल वाज किल्ड। अब जब लोगों ने अटैक कर दिया बास्टाइल जेल पे, तो वहाँ का जो कमांडर था उसने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की। तो ये यहाँ से अपने को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स में अबाउट बास्टाइल जेल एंड द सर्कमस्टांसेस और द इवेंट जिसको कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग माना जाता है। तो वो क्या था, वो बास्टाइल अटैक था जो 14 जुलाई 1789 को हुआ। तो बास्टाइल क्या था, एक जेल था, ठीक है, और यहाँ लोगों ने, कमांडर तो उनका मारा गया। सो नाउ प्रिजनर रिलीज्ड बाय द पीपल। अब लोगों ने क्या किया, वहाँ पे जो कैदी थे वो रिहा कर दिए, छोड़ दिया उनको, भगा दिया वहाँ से, ठीक है। ये वेदर देवर ओनली 7 मेंबर्स, ज़्यादा कैदी तो नहीं थे, 7 मेंबर ही थे। ओके, सो yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of king। तो चाहे वहाँ पे कैदी सिर्फ 7 ही थे,
पर लोगों को उस जेल से बहुत नफरत थी, बिकॉज वो उसको क्या मानते थे, वो उसको डेस्पोटिक रूलर का एक मानते थे कि उसको कहीं कि सिंबल मानते थे, यानी वो जो निरंकुश एक तानाशाह राजा था, ठीक है, उसकी पावर्स का एक सिंबल उसको मानते थे, तो लोग उसको बड़ा नफरत करते थे। सो दे डिमोलिश द फोर्ट्रेस, उन्होंने किला ढा दिया, एंड दे सोल्ड द पीसेस ऑफ स्टोन इनटू मार्केट, उन्होंने मार्केट में उस किले के पत्थर बेच दिए, ठीक है, किन लोगों को, जो कि उस किले की एक यादगार के तौर पे घर में निशानियां रखना चाहते थे, उनको उस किले के पत्थर जो थे वो बेच दिए गए। ओके, नाउ थर्ड, द डे दैट फॉलोड saw more rioting in both in Paris and in countryside. Most people were protesting against the high prices of bread. अब क्या था कि पेरिस और आसपास के जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ पे दंगे फैल गए। Most of the people were fighting against the government because the prices of bread were increased. तो लोग जो थे सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि पाव रोटी का यानी ब्रेड का दाम बहुत बढ़ गया था, ठीक है। सो हिस्ट्रियंस फाइंड दैट इवेंट, तो हिस्ट्रियन ने क्या माना है, वो जो इवेंट है, ठीक है, उसी से एंड जो पहुंचा वो क्या पहुंचा, किंग के एग्जीक्यूशन तक वो लेके गया। सो व्हेन मच लेटर व्हेन हिस्ट्रियन लुक बैक अपॉन दिस टाइम, दे सा इट एज द बिगिनिंग ऑफ ए चेन ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग इन फ्रांस। तो क्या हुआ, उन्होंने उस इवेंट्स का एक चेन जो था वो वहाँ से शुरू हो गया, जो कहाँ जाके ख़त्म हुआ, किंग के एग्जीक्यूशन पे, यानी कि किंग को मार दिया गया था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब इसके पीछे क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से लोग इतना एग्रेसिव हो गए, लोग मरने मारने को तैयार थे, ठीक है। किन वजहों से लोगों में इतना गुस्सा था। अब लोगों में गुस्सा एक दिन में नहीं आता, इतना बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से इतना गुस्सा जो है वो लोगों में आता है। अब कहानी स्टार्ट होती है 1774 में, जब न्यू किंग बोर्बन डिनास्टी में इन 1774 लुईस 16th वॉज क्राउन्ड, ओके, एज द एम्परर ऑफ फ्रांस, और इसका डिनास्टी कौन सा था, बोर्बन, ओके। तो आप नेक्स्ट पेज पे देखो। सो इन 1774 लुई 16th of Bourbon family of king ascended the throne of France. He was 20-year-old and married to Austrian princess Marie Antoinette. तो 20 साल का था जब उसे गद्दी मिली, और बगल में ही एक साम्राज्य है, जैसे अगर मैं यूरोप का आपको मैप बना के दिखाऊं तो यहाँ पर है ये पुर्तगाल, और ये है स्पेन, ठीक है, यहाँ पर ये है फ्रांस, ये फ्रांस है यहाँ पर, ठीक है, सामने यहाँ पर है इंग्लैंड, और इधर छोटा सा नीदरलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, और जर्मनी, यहाँ पर इटली, और यहाँ पर ये जो साम्राज्य था ये था ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी मैरी एंटोइनेट, उसकी शादी किससे हुई, फ्रांस के किंग लुई 16 से, ओके। सो अपॉन हिज सक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। अब जब राजा गद्दी पे आया 1774 में, उसने पाया खजाना खाली है, और वो खजाना अपने आप खाली तो नहीं हुआ था, किया तो वहाँ के किंग्स ने ही था। एडिड टू दिस, ओके, सो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। एक जो लंबी लड़ाइयाँ जो चली, अब फ्रांस और इंग्लैंड की कभी बनी नहीं, फ्रांस और इंग्लैंड आपस में बहुत लंबे सालों तक लड़ते रहे, बल्कि जर्मनी के पर्शा से भी उनकी लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। इधर से बहुत एक सीरीज़ रही है कहीं ना कहीं जो कि रिस्पॉन्सिबल है उनके ट्रेजरी यानी खजाने को खाली करने में। सो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावैगेंट कोर्ट एट इमेंस पैलेस ऑफ वर्साई। तो एक तो अब आपसे एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो कौन सी घटनाएं थी जिनकी वजह से फ्रांस में क्रांति हुई। तो देखो रीज़न क्या क्या है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं। तो आप क्वेश्चन जब करेंगे तो बेटर रहेगा आप उसको स्टेप बाय स्टेप आप पॉइंट बाय पॉइंट करते रहें। लाइक फर्स्ट क्या था, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, या सिंपली आप लिखो लॉन्ग वॉर्स।
सेकंड, अब पहले तो क्या रीज़न था, लड़ाइयाँ, जो लंबी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। एक था उनका एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, ठीक है, यानी कि एक खर्चीला राज दरबार, ठीक है। ये किसके कारण है, खजाने के खाली होने के, ठीक है। खजाना खाली क्यों हो गया, एक तो लंबी लड़ाइयों की वजह से और एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट यानी कि खर्चीले राज दरबार की वजह से, क्योंकि बहुत खर्चा होता था राजमहल और अधिकारियों पर, ठीक है। एंड अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब क्या था, अब यूरोप से इस तरफ अमेरिका जो एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ नीचे आ जाता है साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज थी, यानी अमेरिका भी एक तरह से इंडिया की तरह ब्रिटेन का ही गुलाम था, ओके। तो फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका को हेल्प किया इंडिपेंडेंस लेने में, किससे, ब्रिटेन से, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन की बनती नहीं थी और ब्रिटेन का अमेरिका पे कब्जा था। तो फ्रांस ने अमेरिकन्स को हेल्प किया इंडिपेंडेंस लेने में, तो इस चक्कर में काफ़ी पैसा भी लगा, ठीक है। तो 13th कॉलोनी, 13 कॉलोनियाँ आज़ाद कराने में फ्रांस को काफ़ी खर्चा जो था वो करना पड़ा। सो द वॉर एडेड मोर देन $1 billion टू अ डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion, ठीक है। अब इस चक्कर में लगभग $1 billion लीवर जो थी वो उनकी करेंसी थी 1794, 1794 तक उनकी करेंसी रही, ठीक है। तो अभी टोटल जो डेप्थ था उनका वो बढ़ के कितना हो गया, $2 billion, ठीक है। तो टोटल ये उनका क्या हो गया, कर्ज हो गया। तो यानी कि अभी जो राजा था वो बहुत कर्ज में था। बची बुची कसर जो थी वो जिनसे उन्होंने पैसा ब्याज पे ले रखा था उन्होंने निकाल दी। सो लेंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जिन्होंने पैसा दिया था सरकार को उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, 10% ब्याज मांगना शुरू कर दिया। ओके, सो ड्यू टू दिस बिग पोर्शन ऑफ बजट नाउ गोइंग टू पे इन इंटरेस्ट। अब बहुत बड़ा हिस्सा तो बजट का इंटरेस्ट पे करने में लग रहा था उनका। So to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. अब इसके लिए सरकार को क्या करना था, टैक्सेस बढ़ाने थे, करों में बढ़ाना था करों को। हालांकि गुजारा तो उससे भी नहीं चलना था, और भी तरीके ढूंढने पड़ने थे उनको। So French society in 18th century was divided into 3 estates. अब आगे एक और प्रॉब्लम खड़ी है। चलो ठीक है, टैक्स तो बढ़ा लेंगे, टैक्स बढ़ा के रेवेन्यू ले लेंगे, बट प्रॉब्लम आगे और भी कई खड़ी हुई हैं। तो उनमें से एक क्या था उनका, सोशल डिवीज़न, ठीक है। सोशल डिवीज़न क्या था, दे डिवाइडेड देयर होल सोसाइटी इनटू 3 एस्टेट्स। फ्रांस ने अपने जो सोसाइटी थी उसको 3 हिस्सों में बांटा हुआ था। एक था फर्स्ट एस्टेट, एक था सेकेंड एस्टेट, और एक था थर्ड एस्टेट। ओके, फर्स्ट एस्टेट में किनको रखा गया था, क्लेर्जी। क्लेर्जी किसको कहते हैं, जो चर्च के पुजारी वर्ग के लोग थे, जो फादर थे, ठीक है, बिशप्स थे, पादरी थे, तो वो सब किस में आ गए, क्लेर्जी। यानी कि ये हिस्सा वो था जो चर्च से जुड़े हुए लोग थे। ओके, सेकेंड एस्टेट में आते थे नोबेल्स, ठीक है, नोबेल्स यानी कि कुलीन, जमींदार, लैंडलॉर्ड टाइप के लोग। थर्ड एस्टेट में आती थी बाकी जनता, जिसमें कि कौन कौन आ गए, पीजेंट्स, रिच पीजेंट्स, डॉक्टर, टीचर, मजदूर वगैरह सब जो थे, बाकी किस में आ गए, वो थर्ड एस्टेट में आ गए। आपके बुक में एक फिगर भी बनी हुई है यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो इसमें देखो, फर्स्ट एस्टेट क्लेर्जी, सेकंड एस्टेट नोबिलिटी, हिंदी बोलते हैं कुलीन, और थर्ड एस्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट लॉयर्स एंड कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स एंड स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। ये थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे।
ठीक है, अब थर्ड पैरा पे आओ। फिगर 2 शोज हाउ द सिस्टम ऑफ एस्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड। पीजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ पॉपुलेशन। अब इनमें से जो पीजेंट थे वो 90% पॉपुलेशन रखते थे, ठीक है, यानी कि 90% लोग तो क्या थे, फ्रांस में किसान थे। हाउएवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। और 90% लोग किसान हैं, बट इनमें से ज़्यादातर के पास अपनी ज़मीन नहीं थी, दूसरों की ज़मीन पे खेती करते थे, या अपने पास अगर थी तो थोड़े बहुत लोगों के पास ही खेती थी। So about 60% of the land was owned by nobles, the church and other richer member of third estate। तो 60% लैंड टोटल फ्रांस की किसके पास थी, या तो चर्च के पास, या नोबल के पास, या जो पीजेंट में रिच पीजेंट्स थे उनके पास थी। So now the member of first two estate, that is clergy and nobility, enjoyed certain privileges by birth। अब थर्ड एस्टेट ने जो ज़्यादा बखेड़ा किया, उसके पीछे एक तो रीज़न ये भी था, इन दोनों एस्टेट को टैक्स देना ही नहीं पड़ता था। टैक्स अल्टीमेटली किसको देना पड़ता था, सारा थर्ड एस्टेट को। इनको तो बल्कि मिलता था, ठीक है। एक तो इनको क्या है कि बाय बर्थ देयर वर मैनी प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय किंग। राजा ने उनको बहुत सारे ऐसे प्रिविलेज दे रखे थे, बहुत सारी उनको छूट दे रखी थी, ठीक है। लोगों को इनको बल्कि टैक्स ही देना पड़ता था, बहुत ऊंचा दर्जा था इनका। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जम्पशन फ्रॉम पे टैक्स टू स्टेट। इनमें से एक तो यही फैसिलिटी थी कि इन दोनों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। सो द नोबेल फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। और नोबेल्स को तो फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलते थे। फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था में क्या होता है कि पहले पुराने टाइम में क्या होता था, पूरे गांव की ज़मीन एक व्यक्ति के पास होती थी, एक ही ज़मींदार के पास, लैंडलॉर्ड के पास। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते थे, उसी की ज़मीन पे खेती करते थे, ठीक है। या जिस पर्सन के पास अपनी ज़मीन भी है तो उसको भी उस एरिया का जो लैंडलॉर्ड है, जो सामंत है, ठीक है, उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। या बाकी जो लोग हैं गांव में, उनको जो लैंडलॉर्ड है उसकी ज़मीन पे खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। कल को सड़क बनने लगे वहाँ पे भी आके काम करना पड़ेगा, लड़ाई छिड़ जाए तो वहाँ पे एज अ सोल्जर भी आके सर्विस देनी पड़ेगी। सो द नोबेल फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। दीज इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, यानी पीजेंट से वो ज़मीन का एक किराए के और टैक्स के तौर पे पैसा लेते थे। Peasants were obliged to render service to the lord, to work in his house and field। और जो आम लोग थे, आम किसान थे, उनको लैंडलॉर्ड के घर पे काम करना, उसके खेतों में काम करने का उसका दायित्व था। टू सर्व इन आर्मी एंड पार्टिसिपेट इन द रोड मेकिंग। इसके अलावा अगर रोड बन रहा है या फिर कोई ऐसी लड़ाई छिड़ गई है तो वहाँ पे भी उनको सर्विस जो है वो देनी पड़ेगी नोबेल को। ये यहाँ पे के नेक्स्ट पेज पे एक पिक्चर भी छपा हुआ है, उसमें चेयर पे जो पर्सन बैठा हुआ है एक नोबेल है, और एक जो सामान देने के तौर पे खड़ा है ये एक आम आदमी है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, नोबेल को एज ए टैक्स या उसका एक शेयर जो है वो देने आया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथ फ्रॉम द थर्ड एस्टेट। अब चर्च भी एक टैक्स लेता था जिसको क्या कहा जाता था, टाइथ। और ये कितना होता था, इट हैज़ अ शेयर ऑफ 10%, 10% ऑफ टोटल क्रॉप, ठीक है। फसल के लगभग 10वें हिस्से के बराबर जो था ये टैक्स जो था वो हुआ करता था, ठीक है। तो इसको क्या कहते थे, टाइथ। अब एक तो टाइथ 10% क्रॉप तो किसको जाएगी, किसान की, चर्च को एज अ टाइथ, एक टैक्स के तौर पे। एक टैक्स होता था टाइल, ठीक है। ये क्या होता था, दिस वाज अ डायरेक्ट टैक्स। ये एक डायरेक्ट टैक्स होता था जो कि सरकार को देना पड़ता था लोगों को। इसके अलावा देयर वर मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, दोज हैव थर्ड स्टेट हैव टू पेड, यानी कि बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे जो तीसरे स्टेट को पे करने पड़ते थे ऑन द डेली नीड्स गुड्स, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ठीक है। वेदर दिस इज़ सॉल्ट और टोबैको, चाहे नमक है, तंबाकू है, कुछ भी है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बहुत होते थे। So ultimately the burden of financing activities of the state through taxes were borne by third estate।
तो अल्टीमेटली अब देखो सारा जो टैक्स है वो अल्टीमेटली किस पे पड़ता है आके, थर्ड स्टेट पे। सारा थर्ड स्टेट को ही टैक्सेस जो था वो पे करना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट आओ दिस स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी लोग अपने जीने के लिए कितना संघर्ष कर रहे थे। अभी हम जो बात कर रहे हैं 1789 से पहले की बातें चल रही हैं। ठीक है, सोसाइटी किस तरह से डिवाइड था, कैसे वर्किंग थी, किस तरह का उनका लाइफस्टाइल चल रहा था। ओके, तो 1.1 द स्ट्रगल टू सर्वाइव। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज फ्रॉम, इन 1715 में जो पॉपुलेशन था वो था 23 मिलियन, एंड द नाउ पॉपुलेशन इंक्रीज अप टू 28 मिलियन इन 1789। 1715 में जो पॉपुलेशन थी वो 2.3 करोड़ थी, जो कि बढ़ के 1789 में कितना हो गया, 2.8 करोड़ हो गया। वेदर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज, सो ड्यू टू दिस नाउ द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन ऑल्सो इंक्रीज। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली फूड ग्रेन यानी अनाज का भी जो डिमांड है वो बढ़ेगा। बट द एग्रीकल्चरल ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डिडंट कीप पेस विद डिमांड। पर एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है यानी खेती का जो विकास है वो जनता के बढ़ने यानी पॉपुलेशन बढ़ने के जितना विकास नहीं हो पाया। ठीक है, इसलिए खाने की शॉर्टेज हो गई। सेकेंड थिंग, द लेबरर्स those were working in the fields or in another activities, their wages were also didn't make a keep pace with the growth of prices। अब चीज़ों के दाम भी बढ़े बट उनकी जो मजदूरी थी वो सामान के दामों के साथ साथ उतने हिसाब से नहीं बढ़ी, यानी मजदूरियाँ तो उतनी ही रही पर चीज़ों के दाम बढ़ गए। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को खाने की तक के प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, सो इट इज़ दिस लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस, और इसी को हम क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होते हैं, जब लोगों को खाने के भी वांदे हो जाते हैं। ठीक है, एंड में द प्रॉब्लम यूजुअली इंक्रीज एट द टाइम ऑफ एनी हेल और फेमाइन। अब जब कभी तूफान आ जाए या कभी अकाल पड़ जाए तो ऐसे में फसल ख़राब हो जाती है, इस वजह से और ज़्यादा जो समस्या है वो गहरा जाती थी। ठीक है, सो ये क्या है, दिस वाज द स्ट्रगल ऑफ द पीपल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेस एन एंड टू प्रिविलेज, यानी कि एक मिडिल क्लास जो इमर्ज हुई उसकी वजह से जो प्रिविलेजेस मिले थे फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट को वो किस तरह से ख़त्म हुए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक 1.2। So in the past, peasants and worker had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity। पहले भी ऐसा हुआ कि बैड हार्वेस्ट की वजह से फसल नहीं हुई, प्रॉब्लम हो गया, फूड शॉर्टेज हो गया, सरकार ने टैक्स बढ़ाए तो लोगों ने उनके खिलाफ बगावत किया, तो बहुत लोगों ने उस बगावतों में हिस्सा लिया। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। बट उनके पास उतने संसाधन नहीं थे कि वो एक बड़े लेवल पे रिवोल्ट कर पाते जिससे कि सरकार को बदला जा सकता है या सोशल या इकोनॉमिक ऑर्डर को वो चेंज कर सकते। मतलब थोड़े बहुत एरिया में ही बगावत होकर रिवोल्ट होकर रह लेता था। So this was left to those group within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas। अब थोड़ा बहुत भी अगर बदलाव आ रहा था या लिबर्टी के आइडियाज़ इंक्रीज हो रहे थे, वो भी किन लोगों तक के लिमिटेड थे, जो थर्ड स्टेट में कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे। So the 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by a richer member of society। ठीक है, अब इस पूरी लाइन का मीनिंग देखो क्या बोलता है वो। द 18th century witnessed the emergence of social groups such as middle class। अब जो 18th century है, इस 18th century ने एक नया तबके का इमर्जेंस देखा है, विकास देखा। देखो पहले अभी मैंने आपको बताया कि 90% पॉपुलेशन तो या तो किसान होती थी
और बाकी जो 10% लोग बचे या तो वो चर्च से जुड़े हुए लोग थे या वो राजा से जुड़े हुए लोग थे, नोबल्स थे, ठीक है। यानी ज़्यादा तबका या तो एकदम गरीब था या एकदम अमीर था। अब क्या हुआ, एज ओवरसीज ट्रेड एंड अदर लिंक्स वर डेवलप्ड, okay, especially woolen and silk item were increased and trading increased with another countries. Now people earned their some a good revenue, एक अच्छा खासा उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का मौका मिला जो विदेशों के साथ फ्रांस ट्रेड कर रहा था। सो इसी वजह से उनके पास ठीक ठाक अमाउंट में पैसा आ गया और ये जो एक मिडिल क्लास उन्हीं लोगों से बनी जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में या इस दौरान जो ओवरसीज यानी विदेशों के साथ जो ट्रेडिंग शुरू हुई थी उससे उन्होंने पैसा कमाया था। So in addition to merchants and manufacturers, the third estate include professions such as lawyer and administrative official. अब peasants के अलावा थर्ड estate में आपको पता है डॉक्टर्स भी थे, लॉयर्स भी थे, टीचर्स भी थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. अब वो लोग जो पढ़े लिखे थे वो ये कहते थे कि भाई किसी भी सोसाइटी को बर्थ बेस पे प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, यानी एवरीबडी मस्ट बी इक्वल, सब इक्वल होने चाहिए, ठीक है। मान लो अगर कोई नोबेल है, कोई लैंडलॉर्ड है, अगर उसका बेटा पैदा हुआ है तो वो जन्म से ही नोबेल क्यों है, वो कर्म से नोबेल होना चाहिए। ऐसा उस टाइम पे जो थर्ड एस्टेट में एक जो एजुकेटेड क्लास थी उनका मानना था, उन्होंने इस तरह की मूवमेंट जो थे वो चलाए। सो ऑल ऑफ रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, ठीक है, यानी वो कहते थे कि जन्म से नहीं कर्म से उसका रैंक बढ़ना चाहिए। दीज आइडियाज एनविसाइजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो क्या हुआ, ये जो आइडियाज़ थे इन्होंने एक इक्वलिटी यानी समानता का, ठीक है, एंड फ्रीडम आज़ादी का जो एक फिनोमिना है उसको डेवलप किया, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल यानी सबके लिए मौके बराबर होने चाहिए। वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैक रूसो। ओके, इन हिज two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch. अब देखो आपसे कई बार क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में फिलोसफर दार्शनिकों का क्या योगदान था। अब ऑब्वियसली जब राइटर्स आते हैं वो अपने जो लेख लिखते हैं और लोगों पे उनका असर पड़ता है, ठीक है। सो हेयर 3 इंपॉर्टेंट राइटर्स, मॉन्टेस्क्यू, रोसो एंड जॉन लॉक, ठीक है। तो आपको इनकी बुक्स के नाम ध्यान रखने, ठीक है। जॉन लॉक, अब इन्होंने कौन सा बुक लिखा, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ओके। सो read again this line. In his 2 treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and right of absolute right of monarch. डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन का मतलब क्या हो गया, राजा का दैवीय अधिकार का मतलब क्या होता था, पहले राजा को ईश्वर का एक अवतार माना जाता था और इसीलिए उसकी जो जबान थी वही कानून होती थी और उस राजा ने जो कह दिया उसे ईश्वर के आदेश की तरह ही माना जाता था, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, ओके। सो इन 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक sought टू रिफ्यूट दिस आइडिया। तो जॉन लॉक ने क्या कहा, भाई ये जो एक आइडिया है, ये जो एक भ्रम है, ये नहीं होना चाहिए, यानी राजा भी एक इंसान है और उसको उसी तरह से ही मानना चाहिए, उसको एक अवतार के रूप में नहीं देखना चाहिए। रूसो कैरिड the idea forward, proposing a form of government based on a social contract between the representative, okay। अब उन्होंने क्या किया, जो रूसो थे, ठीक है, रूसो ने कौन सा बुक लिखा था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यानी वो क्या कहते थे कि राजा और जनता के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जनता उम्मीद करती है कि जो राजा है वो हमारे हक के काम करेगा, हमारे बेनिफिट के काम करेगा,
ठीक है। अब अगर राजा बेनिफिट के काम नहीं कर रहा, इट मीन्स ही इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ही इज नॉट फॉलोइंग हिज ड्यूटी, ओके। एंड इन द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। अब आप देखो, एक और उनका नाम क्या था, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने बुक कौन सा लिखा, द स्पिरिट ऑफ लॉ। अब आप ये बात जानते हैं कि गवर्नमेंट को हम 3 पार्ट में, 3 अंगों में डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी, ठीक है। ये कानून बनाती है, ये कानून को फॉलो कराती है, इसमें सारे ऑफिशियल्स आते हैं और ये न्यायपालिका। अब ये जो आइडिया थे ये किसने दिए, ये मॉन्टेस्क्यू ने दिए थे अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में। तो उसने क्या कहा, अब पहले तो राजा ही जो होता था वही पूरे स्टेट का हेड है, ठीक है, वही एग्जीक्यूटिव का भी हेड है, वही जुडिशरी का भी हेड है, यानी न्याय भी वही करेगा, ठीक है, और वही लेजिस्लेटिव का भी हेड है, यानी कानून भी वही बनाएगा। बट अब क्या मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ में ये डिफाइन किया कि जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन सब में पावर जो है वो अलग अलग डिवाइड होना चाहिए। This model of government was put into force in USA after 13 colonies declared their independence from Britain. अब 1776 में क्या हुआ था कि ब्रिटेन से उनको इंडिपेंडेंसी मिली यूएसए को, तो उन्होंने इस मॉडल को अपने कंट्री में अप्लाई किया, ठीक है। यूएसए ने पहली कंट्री थी जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूट बनाया, तो अपने कॉन्स्टिट्यूट में उसने मॉन्टेस्क्यू के आइडिया को स्पेशली जगह दी और इस मेथड को लगा दिया। The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example of political thinkers in France. तो अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूट बना उसमें जो राइट्स दिए वो बेसिकली किन के आइडियाज़ पे थे, वो फ्रेंच लोगों के आइडियाज़ पे ही थे, जैसे कि ये जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू के जो आइडियाज़ थे उन्हीं के आइडियाज़ के आधार पे वो कॉन्स्टिट्यूट बना था, ओके। So the idea of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspaper. तो ये जो आइडियाज़ थे यानी कि जो विचार थे लेखकों के वो बड़ी तेज़ी से लोगों में फैले, उनको चाहे घरों में उन पर काफ़ी चर्चाएं की गई, ओके। जैसे पहले तो सोशल मीडिया नहीं था तो लोग जो आपस में बातचीत करते थे वो चाय के ठेलों पे या कॉफ़ी हाउसेस में, बार में, इन जगहों पे डिस्कस होती थी। तो मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इनके विचारों को काफ़ी वहाँ डिस्कस किया गया, लोगों में एक उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया, उन्होंने माना भाई दिस इज़ करेक्ट, यही होना चाहिए। तो धीरे धीरे लोग जो थे वो किंग के अगेंस्ट जाना स्टार्ट हो गए। तो अभी हमने यहाँ तक किया, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके गाइज, थैंक यू।